क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ कार्ड नंबर 29। इसमें हम लोग जानेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर आया था ईपीएफओ का, उसमें कई सारे उन्होंने फुल फॉर्म ही पूछ लिए थे। जैसे अकाउंटिंग में उन्होंने क्या किया, फुल फॉर्म पूछ लिया। तो एक बात ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में प्रिंसिपल्स दिए पूछे गए हैं और सभी के लिए है ओपन, तो इसमें कोई सीए बनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है जो सिद्धांत हैं, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, इसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, समझना है। और वहाँ पे क्वेश्चन, अब देखो एक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था भैया आईएफआरएस का फुल फॉर्म बता दो। मतलब छः सात आठ जो क्वेश्चन आए थे उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था सिंपल सा। तो इसमें इसीलिए मैंने क्या है कि यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग वाले, उनको एक साथ दे दिया है, पूरे ग्लोबल लेवल के भी और इंडिया के लेवल के भी। ठीक, ताकि कुछ भी मान लीजिए पिछली बार ये पूछा था, इस बार हो सकता है आईएएस भी पूछ ले, या फिर जनरली अकाउंट ये आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछ ले, या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ ले। ये हमने अपने पीडीएफ में ऑलरेडी ये सब दे रखा है चीज़, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए वाली सीरीज जो चल रही है हमारी ईपीएफओ कार्ड की, उसमें आपको बता रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ इनके फुल फॉर्म के साथ साथ अंदर क्या चीज़ माल है वो भी समझ लेते हैं। ठीक, अब देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये है फुल फॉर्म आईएफआरएस का, जो कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था पिछली बार। और इसको बनाया किसने है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया है। ठीक, ये लंदन में स्थित है और ये आपका क्या है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं, कई सारे जो जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने खुद ये वाली चीज़ बनाई है आईएफआरएस को। ठीक, आपका थोड़ा छोटा इसमें दिख रहा होगा, आपको 720 रेजोल्यूशन पे देखना पड़ेगा यूट्यूब पर। फिर इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ने, इन्होंने क्या किया कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक, जो भी आपका जो है अनुभव किया है इन्होंने, उन सबको जोड़ते हुए इन्होंने क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी लेखांकन मानक बनाए। और जितना भी मतलब ऑडिटिंग होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, कैसे बनाना चाहिए, कैसे फाइनेंशियल डेटा जो है अकाउंटिंग वाला उसको कैसे व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है, इन सब को देखते हुए। और अकाउंटिंग की एजुकेशन भी तो देनी पड़ेगी, मान लीजिए आपने बना लिया, इसको सबको पढ़ाना भी तो है। इन सब को देखते हुए उन्होंने क्या किया, जिम्मेदारी इन्हीं की है, आईएएसबी ने जिम्मेदारी ली और डेवलप किया, पब्लिश किए आईएफआरएस स्टैंडर्ड। ठीक, तो अब आपने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया, देखिए आईएएस भी समझ लिया और उसी के साथ में आईएफआरएस भी समझ लिया। इस तरीके से जोड़ के पढ़ा करिए इंटीग्रेटेड वे में। ठीक, साइलोज में नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब आईएफआरएस क्या है ये समझ लीजिए। आईएफआरएस जो है ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है काम करता है। आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये, पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको डेवलप किया गया है एक इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता वाले और समझ में आने वाले, और जिसको एनफोर्सिएबल भी है। मतलब अगर किसी बिजनेस ने, कंपनी ने जाके इन स्टैंडर्ड्स मानकों का नहीं उपयोग किया, कुछ उसमें चेंजेस कर दिए, तो उनके खिलाफ जो है लीगल वो भी हो सकता है। तभी इसका नाम देखिए यहाँ पे इन्फोर्सिबल लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए लागू करने योग्य ये लिखा हुआ है, और विश्व स्तर पर स्वीकृत लेखांकन मानक है, मतलब पूरे ग्लोबली लेवल पे अंडरस्टैंडेबल। जैसे कि देखो आज के तारीख में हम पूरी दुनिया में चले जाएं तो इंग्लिश जो है वो लिंगुआ फ्रैंका है, मतलब एक जनरल भाषा है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। सब लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं एक तरीके से, जो है मतलब सबको समझ में आती है, थोड़ी बहुत सब जानते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी, बिजनेस मान लीजिए एप्पल कुछ ऐसे काम कर रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, तो इंडिया में आएगा तो उसको हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि ये दो, तो दोनों एक ही तरीके के बनाओ। तो दोनों लोग, ये अमेरिका वाले इंडिया वालों को, इंडिया वाले चाइना वालों को, सबके जो है आपस में अकाउंटिंग किस तरीके से, बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उनकी पूरी वित्तीय जो स्थिति है वो समझ सकते हैं। ठीक, तो ये वाली काम जो है आपका, ये फैसिलिटेट करता है आपका आईएफआरएस बनाकर। और ये फैसिलिटेट इसमें भी कराता है आईएफआरएस की लोग, जैसे इंडिया में एडॉप्शन किया जा सके इस ऐसे मानकों का। समझ में आ गई बात? तो ये दो चीज़ें हो गई। अभी फिलहाल में जो है 120 कंट्री से ज़्यादा आईएफआरएस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक, बिजनेस जो है अपने, जो भी बिजनेस हैं जैसे रिलायंस है, ये सब लोग, टाटा है, ये लोग रिपोर्ट करते हैं अपने वित्तीय जो रिजल्ट हैं और जो उनकी वित्तीय स्थिति, उन सबको सेम रूल से, मतलब एक ही तरीके से, जिससे ये पता चलता है कि कोई भी जो है मतलब पूरी तरीके से अगर कोई फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ना करे, अगर करेगा तो उसको लागू कर सकते हैं, लॉ के जरिए जा सकते हैं कोर्ट वोर्ट में। और उसमें जो है आपका कंसिडरेबल यूनिफॉर्मिटी होती है, सब लोग जो है एक ही तरीके से काम करते हैं, एक रूपता रहती है स्टैंडर्ड्स में। ठीक,
और ये जो है काफ़ी इजी कर देता है कि कंपेयर करा जा सके, परिणामों की तुलना किया जा सके, और असमानता अगर कोई है तो वो समझा जा सके कि क्या चीज़ें असमानता हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और ये बिजनेस जो है अपना IFRS जो है पूरी दुनिया में हर जगह तो यूज़ होता है, लेकिन USA में नहीं होता है। तो अगले पड़ाव पे आ जाते हैं अपने इस वीडियो में कि USA में कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं अकाउंटिंग के लिए, जिनको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, ये वाली चीज़ है। ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ होता है, और ये ज़्यादा रूल बेस्ड है, मतलब कि जैसा लिखा हुआ है रूल रेगुलेशन जैसे हैं उन्हीं के हिसाब से होता है, ना कि और IFRS में क्या थोड़ा मतलब ये भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे IFRS को ही इंडिया ने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हुए लागू करने की कोशिश करी है इंडिया के अनुसार। जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया भर से तो उठाया, कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया है कि इंडिया के जो है स्थिति, इंडिया की जो स्टेटस है, इंडिया की जो ज़रूरत है, उनके अनुसार, समझ रहे हो। तो लेकिन गाप में ये नहीं हो सकता। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है सिर्फ US में ही होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा रूल बेस्ड है, IFRS की तरह नहीं है। ठीक, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में देखा गया है कि दोनों लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, IFRS और जनरल एक्सेप्टेड जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये दोनों जो है तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। ठीक, और जो IFRS है ये बहुत ज़्यादा जो है जनरल प्रिंसिपल पे काम करता है, और जनरल अकाउंटिंग, ये एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये मतलब थोड़ा कठिन रहता है IFRS के, अगर आप कंपेयर करोगे। ठीक, तो IFRS जो है वो छोटा है, क्लीनर है, मतलब समझ में आसानी से आता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड है देन गैप। ठीक, अब हम आगे अपने चौथे पार्ट के इसी वीडियो में 6 मिनट के अंतर्गत देखिए इसमें क्या है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ हुई है समझ लेते हैं। इंडिया में चलते हैं, हमने अपने PDF में दे रखा है, ध्यान रखिएगा, उसमें इंडियन स्टैंडर्ड ऐसे लिखा होगा, इंड AS करके, ये A1 to लेके 32 तक दे रखे होंगे, उनको जरूर पढ़ लेना, उनके सामने क्या क्या चीज़, कौन सा स्टैंडर्ड किससे संबंधित है, हो सकता है डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। ठीक, यहाँ पे इसकी लीगल स्थिति वो सब भी जान लेते हैं। जो भारतीय लेखा मानक यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013 वाला, कंपनी अधिनियम 2013 वाला, उसकी धारा 133 के अंतर्गत है। यही मान लो डायरेक्टली पूछ सकता है, UPSC ने पिछली बार काफ़ी फैक्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे थे। तो इसलिए जो है इसको फॉर्मुलेट किया जाता है कि इंडिया के इन्वायरमेंट और आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ठीक, इसको जो है हमने IFRS स्टैंडर्ड को तो लिया है, ठीक, एक बेस बनाया है, लेकिन हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाया है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था और जो लॉ का एनवायरनमेंट है, ठीक, जो कानून का जो वातावरण है उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया है, और उसको कन्वर्ज किया है IFRS स्टैंडर्ड के साथ में। अच्छा, एक चीज़ समझ लेना, IFRS जो होते हैं ये कॉपीराइट इनका जो है IFRS फाउंडेशन के पास में, IFRS स्टैंडर्ड्स का। लेकिन जब अब इसकी बात हो रही है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, तो इसको जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया है, और इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक, कॉपीराइट ये IFRS स्टैंडर्ड का तो IFRS फाउंडेशन के पास में है, लेकिन अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 उसके अंतर्गत कॉपीराइट है, और जो कॉपीराइट है इंड AS का वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक, तो ये पूरी बात है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो गया, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा। आप तब तक आगे जो है इसी तरीके से क्विक रिवीजन वाले आपके आते रहेंगे EPFO कार्ड, और तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के लिए एक हम्बल रिमाइंडर है कि 9696066089 पे या फिर 8564880530 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में। तो फिर मिलेंगे आगे अपने EPFO कार्ड 30 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।